वेलकम टू एग्रीकल्चरपीडिया। फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी के प्रैक्टिकल सीरीज में आपका स्वागत है। और आज जो प्रैक्टिकल में डिस्कस करने वाली हूँ उसका एम है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एंड पीएच ऑन रिएक्शन रेट्स। दोस्तों, जब भी हम बायोकेमिस्ट्री की बात करते हैं तो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे होते हैं, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कोई भी केमिकल रिएक्शन एंजाइम्स के द्वारा गवर्न की जाती है। एंजाइम्स ऐसे बायोकैटलिस्ट्स होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को गवर्न करते हैं, रेगुलेट करते हैं। बायोकेमिकली अगर मैं बात करूं तो जितनी भी एंजाइम्स हैं मोस्ट ऑफ देम आर प्रोटीनेशियस इन नेचर। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज प्रोटीन की होती हैं या प्रोटीन्स को जितने भी फैक्टर्स गवर्न करते हैं वही फैक्टर्स एंजाइम्स को भी गवर्न कर देंगे और इनडायरेक्टली दे विल अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो पहले हम बात करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन होती क्या है। तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एनी एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन इज calculated by measuring the rate at which a substrate is used up or by the rate at which a product is formed। यानी टाइम रिएक्शन होती है। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। इसको इस तरह से समझने की कोशिश करिए कि हम अगर कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वो कितने टाइम में कितना अमाउंट बन रहा है। अगर कम टाइम में ज़्यादा अमाउंट बन रहा है तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा है। इसी को अगर मैं दूसरे लफ्ज़ों में बोलूँ तो जितना सबस्ट्रेट यूज़ हो रहा है तो उसको भी हम टाइम से गवर्न कर लेते हैं। अगर कम टाइम में ज़्यादा सबस्ट्रेट यूज़ अप हो रहा है तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होती है। इसका मतलब ये हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट यूज्ड और द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन। अब ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है इसको मेजरली 4 से 5 फैक्टर्स गवर्न करते हैं, जिसमें मेजर होते हैं टेम्परेचर, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, पीएच। लेकिन इसके अलावा एंजाइम्स हैं या नहीं है, को फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं या नहीं है, प्लस जो सबस्ट्रेट का फिजिकल स्टेट है, ये सब मैटर भी करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टेम्परेचर की। जैसा कि ज़्यादातर केमिकल रिएक्शंस में होता है कि जो रेट ऑफ एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन है वो इंक्रीज करता है जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी जब हो जाता है तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर पे जो एंजाइम्स हैं विच आर प्रोटीनेशियस इन नेचर वो डीनेचर हो जाती हैं। तो जब वो डीनेचर हो जाती हैं तो वो काम करना बंद कर देती हैं और इसीलिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कम हो जाती है। इसका बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल ये होता है कि जब बहुत ठंड होती है तो आपकी बॉडी भी काम करना बंद कर देती है, क्योंकि आपकी बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं दे आर ऑल गवर्न्ड बाय एंजाइम्स। तो अगर आप बहुत हायर ऑल्टीट्यूड पे चले जाएं या बहुत ठंडे प्रदेश में चले जाएं, जैसे कि सियाचिन में चले जाएं या एवरेस्ट पर चले जाएं, तो आपको लगेगा कि आपकी बॉडी उतनी नॉर्मली फंक्शन नहीं कर रही है जितना कि वो प्लेन्स पर करती थी। सिमिलरली अगर आप बहुत हाई टेम्परेचर में चले जाएं तो भी आपको ऐसा लगता है कि आपकी बॉडी उतनी इफ़ेक्टिवली काम नहीं कर रही है। और इसी को दिखाते हुए ये ग्राफ मैं आपको दिखा रही हूँ, जिसके अंदर देखिए वाई एक्सिस पे हमने लिया है रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी और एक्स एक्सिस पे हमने लिया है टेम्परेचर। तो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे बहुत अच्छी एंजाइम एक्टिविटी दिखाई देती है जो कि ज़्यादातर रूम टेम्परेचर होता है। और अगर इंडिया की मैं बात करूं तो इट इज़ 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 37 से लेकर के 40-45 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपको अच्छी एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ मिल जाती हैं। तो इस ग्राफ में देखिए कि एक ऑप्टिमम एक्टिविटी रीच कर ली है एंजाइम ने, और उसके बाद जो एक शार्प डिक्लाइन आपको दिख रहा है वो प्रोटीन डीनेचुरेशन की वजह से होता है। अब हम बात करेंगे इफेक्ट्स ऑफ पीएच की। दोस्तों, पीएच इज द नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन। पीएच का अगर हम लीनियर नंबर लाइन देखते हैं तो 0 से लेकर के 14 तक होता है,
7 pH जो होता है उसमें H प्लस आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू द OH माइनस आयन कंसंट्रेशन, और इसीलिए 7 pH को हम न्यूट्रल कहते हैं। जैसे ही हम 7 के नीचे की तरफ जाते हैं तो वो सॉल्यूशन एसिडिक होता है, और अगर हम जब 7 के ऊपर की तरफ जाते हैं तो हम कहते हैं कि ये सॉल्यूशन अल्कलाइन या बेसिक इन नेचर है। तो अगर हम pH में चेंज करते हैं तो ये एंजाइम के एक्टिव साइट की शेप को ऑल्टर कर देता है। एंजाइम प्रोटीनेशियस इन नेचर होती है और उसकी कुछ एक्टिव साइट्स होती हैं जिनको हम डोमेन्स कहते हैं, जहाँ पे लाइगेंड्स आके बाइंड करते हैं। जैसे कि ताला और चाबी से आप समझ सकते हैं, अगर मैं ताले में जहाँ जिस छेद में चाबी फंसती है अगर उसको किसी तरह से मैं डिस्टॉर्ट कर देती हूँ तो अब वो चाबी उस ताले में नहीं फंसेगी। और इसी तरीके से अगर हमारी एंजाइम की एक्टिव साइट का शेप ऑल्टर हो जाएगा तो वो एंजाइम काम करना बंद कर देगी। और इसीलिए हर एंजाइम का एक स्पेसिफिक pH वैल्यू होता है, उसी पर वो एंजाइम बेस्ट एक्टिविटी देती है। फॉर एग्जाम्पल अगर स्मॉल इंटेस्टाइन्स की बात करें तो वहाँ का जो एक ऑप्टिमम pH है वो 7.5 है, लेकिन वहीं पे अगर मैं स्टमक की एंजाइम्स की बात करूं तो उनका ऑप्टिमम pH जो है वो हाईली एसिडिक इन नेचर होता है, जैसे कि 2। इसी को दर्शाते हुए एक ग्राफ आपको शेयर कर रही हूँ जिसमें y एक्सिस पे हम लोगों ने रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी ली है और x एक्सिस पे मैंने pH का लीनियर स्केल ले लिया है। तो इसमें देखिए आप लगभग 8 पर यहाँ ऑप्टिमम pH दिखाया जा रहा है। 7 to 8 वेरी करता है बिकॉज जो ह्यूमन बींग्स हैं उनका जो ब्लड है उसका pH होता है 7.4 और 7.4 पे ही ज़्यादातर रिएक्शंस आपको मिलेंगे आपकी बॉडी में। हालांकि जैसे मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि स्टमक जो है वो एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ की एंजाइम्स जो होती हैं वो हाईली एसिडिक कंडीशंस में काम करती हैं। तो आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे ग्रेजुअली 2 के बाद से ग्राफ शुरू होता है ऊपर बढ़ना और एक ऑप्टिमम pH पे जो कि 7.4 या 8 मान लीजिए उसको, और वहाँ पे मैक्सिमम एक्टिविटी मिलती है एंजाइम्स की, और उसके बाद स्लोली एंड स्लोली इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग क्योंकि उसके बाद प्रोटीन डीनेचर हो जाता है। दोस्तों तीसरा फैक्टर जो केमिकल रिएक्शंस को गवर्न करता है वो है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। एंजाइम सबसे अच्छा तभी काम करती हैं व्हेन देयर इज प्लेंटी ऑफ सबस्ट्रेट। और तो ये देखिए आप ग्राफ देख सकते हैं जिसमें y एक्सिस पे मैंने लिया है रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी और x एक्सिस पे लिया है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो एक ऑप्टिमम रेंज पर जा करके ये देखिए आप बिल्कुल ग्राफ जो है हॉरिजॉन्टली सैचुरेट हो चुका है। तो जैसे जैसे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है वैसे वैसे एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज हुई है एक लेवल तक। एक ऑप्टिमम रेट पर पहुंचने के बाद भी अगर आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं तो फिर एक्टिविटी में कोई भी इंक्रीज नहीं होता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।